तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द सिनेमैटिक मसाया, स्क्रीन पर एक मसीहा वाली इमेज का बनना। अगर हम इनकी शुरुआती जर्नी देखें तो वो काफ़ी मुश्किल रही। 1992 में एक बेहद आलोचित डेब्यू फिल्म आई थी, जहां पॉपुलर मैगजीन्स ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का लंबा चौड़ा मजाक उड़ाया था। लेकिन वहां से सफ़र शुरू होकर 1996 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, और फिर 2004 आते आते एक प्योर मास एक्शन हीरो का रुतबा हासिल हो जाता है। ये एवोल्यूशन खुद में दिखाता है कि सफलता बिल्कुल आसानी से नहीं मिली थी। और ये सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं था। अपनी अर्ली स्ट्रैटेजी के तहत इन्होंने मास एंटरटेनमेंट को सीरियस सोशल मैसेजिंग के साथ बड़ी खूबसूरती से मिक्स किया। भ्रष्टाचार से लड़ना, किसानों के हक की बात करना, वुमेन एम्पावरमेंट और नागरिकों को उनके बेसिक लीगल राइट सिखाना, इन सब चीजों ने इफेक्टिवली ऑन स्क्रीन उन्हें एक आम जनता के मसीहा के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, बिल्डिंग अ ग्रासरूट्स नेटवर्क। सिनेमा से आगे बढ़ते हुए फैंस के प्यार को एक ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन में बदलना। साल 2009 में एक हैरान कर देने वाली चीज हुई। जरा सोचिए, लगभग 85,000 अलग अलग फैन क्लब्स को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया विजय मक्कल इयक्कम, या शॉर्ट में VMI। अब पब्लिक के सामने तो इसे एक सोशल वेलफेयर ग्रुप के तौर पर पेश किया गया, लेकिन फंडामेंटली VMI ग्राउंड लेवल पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाकर, मुफ्त खाना बांटकर, डिजास्टर रिलीफ देकर और टॉप स्टूडेंट्स को अवार्ड देकर दरअसल एक मैसिव स्टेट वाइड पॉलिटिकल नेटवर्क की मजबूत नींव रख रहा था। और इस नेटवर्क की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिना किसी ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी बैनर या अलायंस के इंडिपेंडेंट VMI कैंडिडेट्स ने लोकल बॉडी इलेक्शंस में 169 में से 115 सीट्स जीत ली, यानी 68% का स्टैगरिंग सक्सेस रेट। ये एस्टैब्लिश पार्टीज के लिए एक बहुत बहुत बड़ा अर्ली सिग्नल था कि इनका ग्राउंड नेटवर्क फुली फंक्शनल है। तीसरा हिस्सा है क्लैशेस विद द एस्टैब्लिशमेंट। एक ऐसा दौर जहां एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल जॉइंट्स के साथ इंटेंस फ्रिक्शन शुरू हुई। ये फ्रिक्शन स्टार्ट हुई 2013 में, जब उनकी फिल्म थलाइवा को तमिलनाडु में अनरिलीज्ड स्टेटस और बॉम्ब थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस फिल्म की टैगलाइन थी टाइम टू लीड, और उस वक्त की चीफ मिनिस्टर जयललिता और रूलिंग AIADMK पार्टी ने इसे बिल्कुल एक डायरेक्ट चैलेंज के रूप में देखा था। फिर आइए 2017 में, जहां टेंशन्स अचानक और ज्यादा बढ़ गईं। उनकी मूवी मर्सल में एक स्पेसिफिक डायलॉग था, जिसमें सिंगापुर के 7% GST और मुफ्त हेल्थ केयर की सीधी तुलना इंडिया के 28% GST और फ्री हेल्थ केयर न होने से की गई थी। इस एक डायलॉग ने रूलिंग BJP लीडर्स को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। इस टकराव का पॉलिटिकल फॉलोआउट बहुत हैवी रहा। एक FIR रजिस्टर की गई। पॉलिटिकल नेताओं ने उनके रिलीजियस आइडेंटिटी को कम्युनलाइज करने के लिए जोसेफ विजय नाम को हाईलाइट करना शुरू किया, और 2020 में उनके चेन्नई रेजिडेंस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी रेड भी हुई। लेकिन सच कहूं तो इन सब घटनाओं ने पब्लिक परसेप्शन को और मजबूती किया कि वो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही माहौल लीड करता है हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, लॉन्चिंग द TVK पार्टी, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट सियासी सफर की शुरुआत। इंडिपेंडेंस की तरफ उठाए गए कदम किसी थ्रिलर फिल्म से कम ड्रामेटिक नहीं थे। नवंबर 2020 में उनके पिता ने VMI को बिना उनकी मर्जी के पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कर दिया, पर उन्होंने तुरंत पब्लिकली खुद को इससे दूर किया और अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ सिविल लॉसूट फाइल कर दिया। इसके बाद VMI डिसॉल्व हो गई, और फिर आखिरकार क्लियर प्लानिंग के साथ 2 फरवरी 2024 को ऑफिशियली तमिलगा वेट्री कजागम यानी TVK को लॉन्च किया गया, जिसका सीधा टारगेट था 2026 के असेंबली इलेक्शंस। अपनी डेब्यू रैली में ही 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाकर उन्होंने अपना आइडियोलॉजिकल स्टैंस एकदम साफ कर दिया। BJP को उन्होंने सीधा फैशिस्ट कहा और DMK को पॉइजनस। इन एग्जैक्ट लेबल्स का इस्तेमाल करके TVK को दोनों मेजर पार्टीज के खिलाफ एक मजबूत ऑल्टरनेटिव के रूप में पोजीशन किया गया। पर देखिए, कैंपेन इतना भी आसान नहीं था। सितंबर 2025 में करूर रैली के दौरान एक मैसिव क्राइसिस का सामना करना पड़ा। 7 घंटे की देरी के बाद वहां एक भयानक भगदड़ मची, जिसमें 9 बच्चों समेत 41 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस दुखद घटना के बाद माफी मांगने के बजाय इसे एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बताया गया। TVK ने डायरेक्टली रूलिंग DMK पर आरोप लगाया कि उन्होंने भीड़ में गुंडों को प्लांट किया और पैनिक फैलाने के लिए जानबूझकर एक खाली एम्बुलेंस भेजकर साइबोटाज किया। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, अ कैलकुलेटेड इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी।
चलिए देखते हैं कि कैसे ये पूरा ग्राउंड वर्क एक मेटिकुलसली प्लान 2026 चुनावी लड़ाई में तब्दील हुआ। यहां इनका एब्सोल्यूट कमिटमेंट सामने आता है। उन्होंने अपने बेहद लुक्रेटिव फिल्म करियर को पूरी तरह से छोड़ दिया। रिपोर्टेडली उन्होंने अपने फाइनल मूवी प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाली 250 करोड़ रुपए की ह्यूज सैलरी को ठुकरा दिया, ताकि वो बिना किसी दूसरी पार्टी के अलायंस के अपना पूरा ध्यान फुल टाइम चुनावी मैदान पर लगा सकें। और उनका चुनावी मैनिफेस्टो, वाओ, ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं थी। महिला मुखियाओं के लिए 2500 रुपए, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 3000 रुपए पर मंथ, बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 से 4000 रुपए और गरीब बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना, साथ में 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर्स और किसानों के लिए कर्ज माफी। अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने हर जरूरतमंद डेमोग्राफिक को एक हाईली कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी के तहत डायरेक्ट टारगेट किया। एक तरफ एआईएडीएमके की इंटरनल वीकनेसेस और दूसरी तरफ डीएमके के खिलाफ चल रही भारी एंटी इनकम्बेंसी। इस परफेक्टली एग्जीक्यूटेड स्ट्रैटेजी ने कमाल कर दिया। एक डेब्यू पार्टी के लिए 234 में से 108 सीट्स जीतना एक हिस्टोरिक विक्ट्री रही। हालात यहां तक थे कि खुद उस वक्त के रूलिंग चीफ मिनिस्टर अपनी ही सीट पर एक टीवी के कैंडिडेट के हाथों हार गए। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में इस विशाल जीत के प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस के बारे में सोचना जरूरी हो जाता है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो दशकों से बने हुए थे, वो अचानक डिसरप्ट हो चुके हैं। एक आम इंसान की स्क्रीन इमेज से लेकर ऑन ग्राउंड डोमिनेंट फोर्स बनने तक का ये सफर एक नए पॉलिटिकल एरा की शुरुआत कर रहा है। अब आगे देखना यह है कि इस नए लीडरशिप के दौर में तमिलनाडु की राजनीति आगे क्या मोड़ लेती है। आपको क्या लगता है? विचार कीजिए और हम आपसे मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।